तो आज अपन पढ़ेंगे पाइथन फंडामेंटल्स, बेसिक चीजें पाइथन के बारे में। इससे पहले अपने पढ़ा था पाइथन इंट्रोडक्शन, और उसमें पढ़ा था कि कैसे तो उसको डाउनलोड किया जाता है, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसका एनवायरनमेंट सेट किया जाता है, कैसे चेक करते हैं कि पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। आज उससे आगे अपन पाइथन फंडामेंटल के बारे में जानकारी लेंगे कि फंडामेंटल्स में क्या क्या है। पाइथन इंट्रोडक्शन। यदि हमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट संपन्न करना है, या तो हमें कोई इनपुट है और कोई प्रोसेस संपन्न करना है या कोई आउटपुट करना है, तो हमें प्रोग्राम लिखना होगा। कुछ भी काम करेंगे तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा प्रोसेसिंग को नियंत्रित किया जाता है। तो प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन क्या है कि समूह, ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा प्रोसेसिंग को नियंत्रित किया जाता है। अन्य शब्दों में प्रोसेसिंग का आधार प्रोग्राम होता है। ये प्रोसेसिंग का आधार क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। जिस तरीके से तुम प्रोग्राम लिखोगे उसी तरीके से प्रोसेसिंग होगी। इस अध्याय में हम इस अध्याय में हम प्रोग्रामिंग के बारे के सारे अव्यय एलिमेंट, जैसे करेक्टर सेट, टोकन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, इनपुट और आउटपुट के बारे में जानेंगे कि ये चीज क्या होती है। पाइथन करेक्टर सेट। करेक्टर सेट किसी भाषा में अक्षरों अथवा संकेतों का वह संकलन है जिससे भाषा पहचान सकती है। भी अपने को इंग्लिश सीखनी है तो A to Z सीखना पड़ेगा। हिंदी सीखनी है तो कैसे लेके कैगेडा AI सीखनी पड़ेगी। उसी तरीके से प्रत्येक लैंग्वेज है उनके करेक्टर सेट होते हैं। तो इसके जो करेक्टर सेट है, एक करेक्टर सेट के अंतर्गत अक्षर, संकेत, व्यंजन, अंक या अन्य कोई सांकेतिक अक्षर आ सकता है। लेटर A to Z कैपिटल में एवं A to Z स्मॉल में। क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है तो कैपिटल A to Z अलग होगा और स्मॉल A to Z अलग होगा। डिजिट्स 0 से 9 तक। स्पेशल सिंबल्स जो यूज करेंगे, अंडरस्कोर, प्लस, माइनस, और ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्मॉल कोष्टक स्टार्ट और क्लोज, जो क्रूली ब्रैकेट्स इत्यादि। वाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है। टैब भी, कैरीज रिटर्न, नेव लाइन, फॉरम फीड इत्यादि। अदर करेक्ट सेट। पाइथन सभी प्रकार के ASCII तथा यूनिकोड अक्षरों को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। फिर जो करेक्टर सेट है, जो पाइथन में जो करेक्टर सेट है वो किस किस से बनेंगे? यूनिकोड को भी वो यूज कर सकता है और ASCII कोड को भी कर सकता है। A to Z को और डिजिट को, स्पेशल करेक्टर को और वाइट स्पेस वगैरह, ब्लैंक स्पेस इत्यादि को वो यूज कर सकता है। फिर है टोकन। टोकन किसी भी कंप्यूटर भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसे लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। टोकन में बहुत सारी चीजें आएंगे। टोकन में है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, नेम, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चर्स। अभी इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पंक्चर्स क्या होते हैं, तो इनकी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है कीवर्ड। कीवर्ड वे शब्द होते हैं जो कंपाइलर के लिए एक विशेष अर्थ या संदेश भेजते हैं। इन्हें विशेष कार्य हेतु आरक्षित रख गया है। इन्हें सामान्य नामों अथवा आइडेंटिफायर के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। पाइथन भाषा में निम्नलिखित कीवर्ड होते हैं। अब अपने कुछ आइडेंटिफायर अपने हिंदी में भी होते हैं। अपने किसी के नाम के आगे श्री लिखते हैं, नाम के बाद जी लिखते हैं। तो कभी किसी ने देखा है किसी का नाम श्री हो, उसके नाम का अगर श्री लगाना तो श्री श्री हो गया वो तो ये कुछ कीवर्ड है। लिख लो, परंतु
अजीब हो जाएगा वो। उसी तरीके से कुछ कीवर्ड्स हैं जो पहले से उसको वैल्यू डिफाइन की हुई है। अब जैसे फाल्स है, फाल्स का मतलब गलत है, उसकी पहले से वैल्यू डिसाइड है कि मैं बोलूँ फाल्स तो मतलब गलत, मैं बोलूँ क्लास तो कोई ना कोई क्लास है। तो ये मैं इस नाम को जो कीवर्ड्स हैं इनको आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकता। जैसे मैं लिखता हूँ x बराबर 1 या x बराबर 5, तो मैं क्लास बराबर 5 नहीं लिख सकता, क्योंकि क्लास की वैल्यू, क्लास का नाम वो जब भी आएगा तो वो अपने आइडेंटिफायर को ढूंढेगा, बोले अच्छा क्लास का मतलब तो ये है। फाइनली इज, रिटर्न, नॉन, कंटिन्यूस, फॉर, lambda, try, lambda, try, true, def, from, non-local, while, and, del, global, not, with, as, if, or, yield, assert, ls, import, pass, break, expert, in, rise। तो ये शब्द को अपन कहीं भी आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी वैल्यू डिफाइंड है। और ये प्रोग्रामिंग के लिए जिस मैं लिखूंगा इन या ग्लोबल लिखूंगा तो उसके लिए पहले से पैरामीटर सेट किए हुए हैं। फिर है आइडेंटिफायर। अब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो अपन लिखते हैं तो उसमें आइडेंटिफायर की आवश्यकता पड़ेगी। ये किसी भी प्रोग्राम के निर्माण करता होते हैं तथा प्रोग्राम के विभिन्न भागों को नामित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जैसे वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन इत्यादि के नाम देने में। किसी वेरिएबल का नाम देंगे, किसी ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, किसी क्लास का नाम देंगे, किसी फंक्शन का नाम देंगे इत्यादि को नाम देंगे तो वहां क्या यूज करना पड़ेगा? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की एक शर्त है कि वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तभी मैंने बताया था ना कि फाल्स बराबर 5 ऐसा नहीं लिख सकते, फाइनली बराबर 20 नहीं लिख सकते। तो अपने को नाम देना है x बराबर 5 लिख दिया, y बराबर 10 लिख दिया, और फिर x z बराबर x प्लस वाई कर दिया। तो ऐसे जो नाम देते हैं ना अपन, उनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। किसी फंक्शन का नाम लिखेंगे तो फंक्शन का नाम भी तो लिखेंगे, तो वो भी एक नाम होगा। किसी क्लास का नाम भी डिफाइन करेंगे, ये कौन सी क्लास है, तो वो भी एक आइडेंटिफायर होगा। जैसे कोपा लिख दिया, वेल्डर लिख दिया, आरएस लिख दिया, आइडेंटिफायर। एक आइडेंटिफायर अक्षर और अंकों का सार्थक मिश्रण होता है जो किसी का नाम हो सकता है। सार्थक का मतलब है समझ में आने वाला, कुछ ये आगे पीछे एक जेड कुछ ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं। कुछ सार्थक नाम होता है जिससे आइडेंटिफायर नाम बढ़ जाता है। भी तुम्हारा नाम है, किसी का नाम अजय है, वो एक इंग्लिश के वर्ड होगा, सार्थक नेम है, उसमें यूज तो इंग्लिश के वर्ड हुए। अजय नाम लिखा, ए और जे सब कुछ आए, परंतु उनको एक ऐसे क्रम में लिखा है कि वो सार्थक नाम बने। मैं जे को आगे पीछे करके या क्वेश्चन ए को आगे पीछे ले जाता तो वो सार्थक नाम ही नहीं बनता, तो वो एक आइडेंटिफायर नहीं माना जाता प्रॉपर। एक सार्थक नाम बन जाए मिश्रण से, उसमें क्या क्या हो सकता है? अक्षर हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं। किसी भी आइडेंटिफायर का पहला अक्षर कोई लेटर ही होगा या अंडरस्कोर होगा। पहला अक्षर आइडेंटिफायर का या तो कोई लेटर होगा, स्मॉल में स्मॉल ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक, या कैपिटल में ए से लेकर जेड तक, या फिर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। बड़े अक्षर अपर केस तथा छोटे अक्षर लोअर केस अलग अलग होते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव है। बड़े लेटर में अजय लिखा हुआ अलग है, स्मॉल में अजय लिखा हुआ अलग है। स्मॉल ए बराबर 5 अलग है, कैपिटल ए बराबर 6 अलग है। दोनों की अलग अलग वैल्यू बतानी पड़ेगी। फिर है 0 से लेकर 9 तक के सारे अंक इसका हिस्सा हो सकते हैं, सिर्फ पहले अक्षर को छोड़कर। 0 से लेकर 9 तक के अक्षर यूज कर सकते हैं हम करेक्ट अंक, परंतु पहला कोई डिजिट नहीं आएगी, पहला सिर्फ क्या आएगा? लेटर आएगा। आइडेंटिफायर की लंबाई असीमित है तथा ये सेंसिटिव है। ये अपने बार बार इस बात को दोहराया है
लंबाई असीमित है, कितना बड़ा आइडेंटिफायर नाम बना दो, ठीक है। परंतु केस सेंसिटिव होगा, जो करेक्टर तुमने कैपिटल में लिखे हैं, जो करेक्टर तुमने स्मॉल में लिखे हैं, उसी के हिसाब से तुम उसको लिखना पड़ेगा, बार बार जहाँ यूज करो। ये नहीं कि तुमने यहाँ डिफाइन करते टाइम तो स्मॉल में लिख दिया और जब यूज कर रहे हो उसको तब तुमने कैपिटल में लिख दिया, दोनों का अर्थ चेंज हो जाएगा, वो आइडेंटिफायर पता नहीं चलेगा ये था या नहीं था, ठीक है। वो एक अलग आइडेंटिफायर मानेगा उसको, अलग वेरिएबल मानेगा उसको। किसी भी आइडेंटिफायर में कोई भी विशेष सांकेतिक अक्षर को नहीं लिया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को ही लिया जा सकता है। अंडरस्कोर को छोड़कर कोई भी एट द रेट, डॉलर का साइन, ये कुछ भी आइडेंटिफायर में यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज होगा। कुछ मान्य आइडेंटिफायर माई फाइल, डेट 9 अंडरस्कोर 7 अंडरस्कोर 17, Z2T0Z9 अंडरस्कोर DS, अंडरस्कोर CHK 530 इत्यादि, फाइल 13 इत्यादि। कुछ अमान्य आइडेंटिफायर डाटा, ये क्या है, डैश REC, REC है, रिकॉर्ड कैसे लिख देंगे, REC लिखा है जैसे अपना कैसे कर देंगे, शॉर्ट नाम थोड़ी लिखा है, REC लिखा है इसमें REC बोलेंगे, क्योंकि नाम क्या पता क्या लिखना चाहता हो अगला। तो ये जो अंडरस्कोर नहीं था, ये डैश है, तो इसलिए इसको अमान्य है। 29 कॉलर, ये अमान्य है क्योंकि इसने पहले वो डिजिट ले ली। फिर है ब्रेक, ये इसने कीवर्ड यूज कर लिया। फिर है माई डॉट फाइल लिखा है इसने, डॉट यूज हो, तो ये अमान्य है। फिर है लिटल्स वैल्यूज, लिटल्स का मतलब होता है एक्स बराबर मैंने 5 दिया, उस 5 को क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं या वैल्यू बोलते हैं। वो एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, एक्स का लिटरल्स क्या है, 5 है। जो किसी भी चीज को वैल्यू मान प्रदान करते हैं उसको लिटरल्स बोलते हैं। लिटरल्स को प्राय निश्चित मान कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है, कि 5 है, एक्स बराबर तो 5 ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी होता है। एक्स की वैल्यू चेंज होती है, एक्स चेंज थोड़ी होता है, 5 चेंज थोड़ी होता है, 5 तो 5 ही रहेगा। पाइथन कई प्रकार के लिटरल्स को रखने के लिए अनुमति देता है। स्ट्रिंग लिटरल्स किसी का नाम है, ये भी एक लिटरल्स है, पंकज। जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट या सिंगल कोट में आएगी। न्यूमेरिक लिटरल्स 10, 13.5 और एक है 3 + 5i। आई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको इमेज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि मेरे अपन कहते हैं ना, मेरे पास उससे दोगुना धन है। दुगने का मतलब क्या हुआ, मैं इससे दुगना शक्तिशाली हूँ। दुगना शक्तिशाली का तुमने कौन सी शक्ति नापी थी उसकी, एक कंपैरिजन हुआ, इमेजिन। बूलियन लिटरल्स ट्रू और फॉल्स, स्पेशल लिटरल्स नॉन नहीं, लिटरल्स कलेक्शंस, लिटरल्स का कलेक्शन। फिर स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स एक प्रकार का करेक्टर्स का एक कार्मिक समूह होता है जो कि कोट, डबल कोट या सिंगल कोट से घिरा रहता है। अगर तुम उसको कोट में नहीं लिखोगे तो एरर आएगी, या तो सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में लिखोगे। पाइथन में स्ट्रिंग दो प्रकार का होता है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, टेक्स्ट बराबर इक्वल टू हेलो वर्ड या टेक्स्ट हेलो वर्ड, ये सिंगल लाइन में लिख दिया। फिर है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, टेक्स्ट सिंगल कोट हेलो बैकस्लैश वर्ड और सिंगल कोट क्लोज, ये डबल लाइन में होगा। या फिर टेक्स्ट ट्रिपल कोट हेलो, नेक्स्ट लाइन वर्ड ट्रिपल कोट। अगर तुम बैकस्लैश नहीं लगाओगे तो तुम्हें ये 3 कोट लगाना पड़ेगा, डबल कोट फिर सिंगल कोट फिर डबल कोट फिर सिंगल कोट, ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर न्यूमेरिक लिटरल्स,
न्यूमेरिक वैल्यू तीन प्रकार से हो सकती है। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, जो स्ट्रिंग है, तुम स्ट्रिंग में किसी का नाम लिखोगे तो उसके कोट लगाओगे, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है। न्यूमेरिक लिखोगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा? न्यूमेरिक वैल्यू तीन प्रकार की हो सकती है: इंटीजर, साइंड इंटीजर, डेसिमल इंटीजर, इंटीजर लिटरल्स। तो डेसिमल के तो 10, 17, 210 इत्यादि। ऑक्टल इंटीजर, डेसिमल तो अपन जो लिखते हैं ना, एक से एक, जो अपने पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो पूर्णांक, जो अपने डेसिमल संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या जो पूर्णांक की संख्या है, उनको क्या बोलते हैं? डेसिमल इंटीजर बोलते हैं। जो ऑक्टल होते हैं, जो मैंने तुम्हें बाइनरी पढ़ाया था ना, ऑक्टल बताया था, ऑक्टल इंटीजर होता है विदाउट डॉट से पहले की जो संख्या है, जिसमें डॉट नहीं होता, पूर्णांक संख्या है, वो लिटरल्स वो करते हैं, इंटीजर में आएंगी, और डॉट लग जाएगा, और पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी वो फ्लोट के अंतर्गत आएगी। ठीक है, पूर्णांक संख्या नहीं मानी जाती उनको। तो ऑक्टल इंटीजर O017 कोमा O0217 इत्यादि, ये क्या है? ऑक्टल संख्या में लिखा, ऑक्टल में लिखा हुआ। ठीक है, हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स, हेक्साडेसिमल में क्या लिखोगे? 0x14, 0x2A4, 0xABCD इत्यादि। फिर है फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट रियल वैल्यू, फ्रैक्शनल फॉर्म, 2.0, 17.5, 13.5, -0.0015 इत्यादि। जो पॉइंट के बाद की संख्या है उनको अपन फ्लोटिंग में लिखेंगे। फ्लोट टाइप का जो लिटरल्स है ना, उसमें आएंगी। एक्सपोर्टेंट फॉरम्स, जो इमेजिनरी पार्ट है, जैसे मान लिया 1.7 E + 8, 25 E - 4, तो 25 में E में से 4 घट सकते, माइनस हो सकता है क्या? क्योंकि ये 25 E, पता नहीं क्या E की वैल्यू, अपने पास E की वैल्यू होती ना, तो अपने इसमें से 4 घटाते। मान लो E की वैल्यू 20 थी, तो 25 को 20 से गुणा करके अपन, या जोड़ के जो भी है, उसको 4 में से माइनस कर देते हैं। अब अपने को पास E की वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या लिख दिया? 25 E - 4। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे ये है 3 + 5i, तो यहाँ पे भी अपने पास i की वैल्यू नहीं है। फिर है बूलियन लिटरल्स, ये दो ही प्रकार के मान होते हैं, ट्रू या फॉल्स। बूलियन में क्या होता है? या तो यस या नो। अपन लिखते हैं मेल फीमेल, वहां कौन सा लिटरल्स यूज करते हैं? बूलियन लिटरल्स यूज करते हैं। ए बराबर ट्रू, बी बराबर फॉल्स, वहां लिखते हैं एक बराबर ट्रू, बी 2 बराबर फॉल्स। तो वो कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, तो उससे अपने पता चल जाता है कि अपने कुछ वैल्यू है, ये यस या नो में तो वैल्यू आंसर देना होता है ना, वहां बूलियन वैल्यू बूलियन लिटरल्स यूज कर सकते हैं। फिर स्पेशल लिटरल्स, ये नॉन होता है, इसका मतलब होता कुछ नहीं। अब अक्स बराबर नॉन डिफाइन कर दिया, कर सकते हैं बूलियन कि भाई यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑपरेटर्स, अब इसके नाम से ही पता है कि ऑपरेटर तो कुछ ऑपरेट करेगा। मशीन ऑपरेटर तो मशीन ऑपरेट करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर तो कंप्यूटर ऑपरेट करेगा, जेसीबी ऑपरेटर जेसीबी ऑपरेट करेगा। जिसका जैसा काम है वो काम करेगा। जो स्विंग टेक्नोलॉजी का ऑपरेटर, वो सिलाई का काम करेगा। उसी तरीके से अलग अलग ऑपरेटरों के अलग अलग काम है। तो ऑपरेटर वह संकेतिक अक्षर है, सिंबल होते हैं, जिनको किसी आइडेंटिफायर पर प्रयोग करते हैं। तो यह कंप्यूट करके गणना करने में सक्षम होते हैं। यह आइडेंटिफायर पर किसी न किसी कार्य को इंगित करते हैं। अतः किसी भी ऑपरेटर को कोई न कोई ऑपरेंड चाहिए, ताकि वह उसके ऊपर उनके ऊपर गणना कर सके। उदाहरण C = A + B, तो यहाँ प्लस का जो साइन है
ये ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है? प्लस ऑपरेटर है, ऐड का ऑपरेटर है। अगर इसमें माइनस होता तो माइनस ऑपरेटर होता। तो यहाँ ए बी सी ऑपरेंड है तथा इक्वल एंड प्लस ऑपरेटर्स हैं जिनका कार्य भिन्न भिन्न है। इक्वल का साइन है वो तो असाइन करवा रहा है वैल्यू, और प्लस ऑपरेटर है वो दो संख्याओं को ऐड करा रहा है। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, पाइथन में ऑपरेटर्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, लॉजिकल नेगेशन, नोट, बाइनरी ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, जो भी है। रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर, इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल, ये क्या है? रिलेशनल। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नो, एंड और जो लॉजिकल होते हैं ना, मैंने लॉजिकल गेट बताया तुम्हें, एंड और नो। असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी को वैल्यू असाइन करनी, तो इक्वल का साइन था तो वो वैल्यू असाइन कराता है जेड बराबर ए प्लस बी, तो वो ए प्लस बी को जोड़ के वो वैल्यू किसको असाइन करेगा? जेड को। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। बिट वाइज ऑपरेटर, एक बिट को बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है, या तो एक वैल्यू को वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। शिफ्ट ऑपरेटर, किसी वैल्यू को कहीं शिफ्ट करना हो, एक लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट ऑपरेटर को यूज किया जाता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज नॉट, किसी को आइडेंटिटी करना तो उस टाइप का एक ऑपरेटर है। इज हाँ है, इज नॉट ये नहीं है। मेंबरशिप ऑपरेटर, इज नॉट इन और नॉट इन, कहीं मेंबरशिप टाइप का ऑपरेटर का यूज करना पड़े तो वहां इन को यूज होगा, तो नॉट इन। फिर है पंक्चर्स। पाइथन में पंक्चर्स का प्रयोग प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए तथा निर्देशों या इंस्ट्रक्शन एवं कथनों स्टेटमेंट की मध्य तालमेल बनाए रखने के लिए किया जाता है। पाइथन में पंक्चर्स निम्न प्रकार के होते हैं: सिंगल कोट, डबल कोट, हैश, बैकस्लैश, स्मॉल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, एट द रेट, डबल कोट और कोलन, सेमीकोलन वगैरह, और असाइनमेंट। तो ये जो है ये क्या करते हैं, इनका कोई वैल्यू वैसे कोई काम नहीं है। अब कोई स्टेट प्रोग्राम को बढ़ाए रखने के लिए, स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब डबल कोट लिखेंगे या सिंगल कोट लिखेंगे तो अपने सिंगल कोट कहीं काम थोड़ी आ रहा है। सिंगल कोट तो सिर्फ अपने को ये दर्शाने के लिए काम आ रहा है कि ये करेक्टर सेट है, ये करेक्टर सेट टाइप का वेरिएबल वो है, लिटरल्स है, न्यूमेरिक लिटरल्स है या करेक्टर सेट का। मैंने किसी का नाम लिखा पंकज या राहुल, तो मैं उसको डबल कोट लिखता हूँ, ये करेक्टर सेट है। तो किसी को कोष्टक को लगाया तो किसी वैल्यू को साइन करने के लिए मैंने ए प्लस बी कोष्टक में लिखा, तो ए और प्लस बी को ऐड करेगा। परंतु ये क्या है, उस प्रोग्राम को बनाए रखने में, स्ट्रक्चर को बनाए रखने में सहयोगी है। बाकी इनका ऐसे कोई वो यूज नहीं कि कोई उस पर कोई कार्य करते हैं, ठीक है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं करते। ये पाइथन प्रोग्राम्स स्ट्रक्चर हैश है, इसको यूज किया इसने कि कोई भी कमेंट करने के लिखने के लिए, ये अगर मुझे कोई कमेंट लिखते हैं, कमेंट का मतलब होता है कि अपन उस प्रोग्राम के बारे में डिटेल लिखते हैं, प्रोग्राम के साथ साथ कोई कोड लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ ये कोड मैंने ऐड के लिए लिखा, ये कोड मैंने इसके लिए लिखा। तो मैंने लिखा प्रोग्राम कंपोनेंट्स, फंक्शन डिफाइन हेलो, मैंने यहाँ एक फंक्शन को डिफाइन किया हेलो नाम से, ठीक है। ये डेफ का मतलब डेफ का मतलब डिफाइन करना, फुल फॉर्म से डिफाइन, हेलो, हेलो के नाम से डिफाइन किया। क्या किया? एक फंक्शन। तो मुझे यहाँ बता रहा है कि फंक्शन डेफिनेशन हेलो, कि किसी ने यहाँ पे
मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा हेलो नाम से, प्रिंट हेलो हाउ आर यू। अब यहाँ इसने लिखा डबल कोट में हेलो हाउ आर यू, तो सेम का ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है। फिर हैश, मैंने फिर आगे के प्रोग्राम के बारे में जानकारी देनी है, तो ये ना तो इसको प्रोग्राम कंपाइल के टाइम पढ़ा जाएगा, ये ना ये टाइम शो होगा, सिर्फ ये प्रोग्रामर के लिए सहायता के लिए यूज होता है कि भी यहाँ उसने किसके लिए ये कोड लिखा है। कि मान लो किसी ने 50 पेज का कोड लिखा तो बोल जाता है कि ये कोड किसके लिए था, तो उसको आइडेंटिफाई करने या उसको ध्यान में रखने के लिए ये कोड इसके लिए है, तो वो पता कर जाए। मतलब तुमने कोड बनाया, तुम तो कंपनी छोड़ दी, उसके बाद में कोई और बंदा आया, वो उस कोड पे काम करना चाहे तो उसको ढूंढने में आसानी रहती है। ए बराबर 15 और बी बराबर 20, प्रिंट ए प्लस बी। तो यहाँ कोष्टक भी यूज हुआ है, इक्वल का साइन भी यूज हुआ है, तो ये क्या स्टेटमेंट है, मैंने स्टेटमेंट दी है। मैंने कहा ए बराबर 15 है, बी बराबर 20 है, दो स्टेटमेंट हो गए। अब मैं तीसरा कहता हूँ प्रिंट मुझे ए प्लस बी कर दो, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, एक कमांड दी, तो ये इन्होंने प्रिंट कर दिया। फिर है इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट ग्रेटर देन इज ए, प्रिंट ग्रेटर देन इज बी, एलएस। तो ये क्या है, इफ का एक ब्लॉक हो गया छोटा, ये अगला ब्लॉक हो गया, एल्स का ब्लॉक हो गया। अगर वैल्यू ट्रू है तो इफ चलेगा, वही ब्रेक हो जाएगा आगे का प्रोग्राम। अगर इफ में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कंडीशन दी हुई है, अगर वो फॉल्स होती है तो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एक्टिवेट होगा, उसमें जो वैल्यू दी हुई है वो सक्रिय हो जाएगी। अब प्रिंट ग्रेटर देन इज ए, अगर प्रिंट आएगा, अगर ग्रेटर देन ए है तो ए आ जाएगा, और बी है तो बी आ जाएगा। तो नीचे लिखा इसने हेलो, तो ये हेलो लिखा तो इसने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, तो लास्ट में आएगा हेलो हाउ आर यू। क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट लिखवाया, तो प्रिंट मुझे यहाँ कहाँ लिखवाना करवाना है, इसको प्रिंट यहाँ करवाना है, तो मैंने फंक्शन को यहाँ कॉल किया, तो फंक्शन यहाँ कॉल हो जाएगा। तो यहाँ नीचे इसके लिखा होगा हेलो हाउ आर यू, ठीक है। ए पाइथन प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि एक प्रोग्राम में विभिन्न कंपोनेंट होते हैं, एक्सप्रेशंस जैसे ए प्लस बी, ए ग्रेटर देन बी इत्यादि, स्टेटमेंट जैसे ए बराबर 10 या सी बराबर ए प्लस बी इत्यादि, कमेंट्स जैसे हैश से शुरू होने वाले वाक्य, फंक्शन जैसे डेफ कीवर्ड से शुरू होने वाले ब्लॉक, और आइडेंटिफिकेशन जैसे इफ एलएस के ब्लॉक। इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या यूज है। तो आज अपना इतना ही था, अगला अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।